हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में मुख्यतः है। ठीक है, तो जिनको भी रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में जानना है, विस्तार से जानना है, बढ़िया से जानना है, वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 2 वालों के सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो ये उपयोगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं रीतिकालीन परिस्थितियाँ क्या क्या रही हैं। तो हिंदी में हर एक युग की अपनी अपनी परिस्थितियाँ रहीं, उसी प्रकार रीतिकाल की भी विभिन्न परिस्थितियाँ रहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो समय चल रहा था रीतिकाल का 1700 से 1900 ईस्वी के बीच चल रहा था। इस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और जो मुग़ल साम्राज्य था वो भी विघटन की ओर था, मतलब ख़त्म होने के ही पक्ष में था, मतलब ख़त्म होने ही वाला था, ख़त्म हो भी गया था। ठीक है, मुग़लों का जो साम्राज्य था उसी समय ख़त्म भी हो गया। अब भारत में कोई संभालने वाला था नहीं। अब अंग्रेज़ देखे कि भारत में कोई बढ़िया सत्ता है नहीं, किसी का शासन बढ़िया से है नहीं, तो चलो हम लोग लूटते हैं बढ़िया से एकदम। तो लूटने के प्रति उत्सुकता जताए। ठीक है, वो लूटने के प्रति सिर्फ मन ही नहीं, केवल कि वो लूट भी लिए। ठीक है, और बार बार सबको परेशान किए। और क्या, अब आगे देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी। आप लोग सोच सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या रही होंगी उस समय की। राजनीति का जो सत्ता था अंग्रेज़ों के हाथों में था। आप लोग सोच ही सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी उस समय की। राजनीतिक दृष्टि से यह मुग़लों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। उसका जो विनाश हो गया किसका, मुग़लों का। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल हुए अपनी चरम सीमा पर आ रहा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों को जो विस्तार किया था, शाहजहाँ ने उसकी वृद्धि की थी। ठीक है, शाहजहाँ और जहांगीर का ये भी चल रहा था। इसके बाद शाहजहाँ की रुकने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके दोनों पुत्रों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब जो उसका जो पुत्र था, छोटा पुत्र दारा सिकोह का छोटा पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर दी। ठीक है, वैभवशाली संघर्ष आरंभ होते ही, उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होते ही वैभवशाली साम्राज्य हरा सोनामुखी हो गया। जैसा उसका ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह का छोटा पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर दी। जो ही शासन की बागडोर संभाली तो ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। अपने पिता की ही हत्या होने लगी। ठीक है, वहाँ औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी में उसके पुत्रों के बीच भी संघर्ष हुआ और उसके द्वितीय पुत्र मुअज्जम गद्दी पर बैठा। वो यद्यपि कुछ उदार था पर अधिक समय जीवित न रह सका। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ होता है। लगभग 50 वर्ष तक शासन एक प्रकार से स्थिर रहा था। ठीक है, 1700 ईस्वी से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर किसका किसका, जहांगीर का है, फिर औरंगजेब का है, फिर उसके पुत्रों का है, मुअज्जम, ये सब का है। ठीक है, ये बात तो रही केंद्रीय शासन की। जहाँ तक प्रदेशों का बात है, देखिए यह बात तो रही शासन की। जहाँ तक प्रदेशों का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना क्षेत्रों अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी ही है। अवध की विलासी शासकों का अंतिम मुगल साम्राज्य के समान करुणिक रहा। राजस्थान में भी बिलासपुर बहुपत्नी प्रथा बढ़ गई थी। मुगल साम्राज्य के समान हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। सबका अंत हो गया। ठीक, उस समय जो था ना, अंग्रेज़ों का समय बर्बाद कर दिया सबको एकदम आकर एक जैसा। इतना ज़्यादा बंदूक था उस सबके पास, क्या ही बोलें। ठीक है, लेकिन जो इंडियन लोग भी थे वो भी कम नहीं थे। ठीक है, और कम हैं भी नहीं किसी से। लेकिन मेन बात ये है ना कि वो सब जो है सो बंदूक वगैरह चलाने लगे तो गरीब आदमी सारा लोगों को तकलीफ़ दिए। ठीक है, बहुत सारा, तो बहुत ही कारुणिक वाला बात आता है। ठीक है, अब देखते हैं समाज में क्या स्थिति रही। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक 4 अध्याय पतन का योग कहा जाता है। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, उसका प्रभाव जनमानस के भीतर भी पड़ा। सामंतवाद था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था, उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर। उत्सव इनके बाद ओहदों के अनुसार, यानी कि मुगल साम्राज्य ही चल रहा था कुछ दिनों तक। ठीक है, कुछ दिनों तक क्या, 1857 तक चला और 50 साल मतलब कि नहीं चला। 1900 ईस्वी तक है ना, 1700 से लेकर 1857 तक लगभग चला। उसके बाद फिर इधर मतलब 57 हो गया, मतलब मान लीजिए 50, और इधर 1900 हो गया। ठीक है, तो 50 साल मतलब नहीं चला और बाकी इधर चला ही। ठीक है,
जनसाधारण की इस युग के गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी और शासक में संपन्न वर्ग श्रम के बिना ही संपन्न था। जो शासक था वो बिना मेहनत किए ही बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और जो गरीब लोग थे पूरा मेहनत करने के बाद भी वो गरीब ही रह गए, मतलब खाने के लिए भी नहीं बढ़िया से हो पाता था। इस तरह से मतलब हालत कर दिया था अंग्रेज लोग मिलके। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा अधिकारी इस काल में कोई प्रबंध न था, कोई प्रबंध नहीं था। इससे शोचनीय तो जो था जनसाधारण की चिकित्सा, संपत्ति, रक्षा अधिकारी इस काल में कोई प्रबंध नहीं था। चिकित्सा, कोई अगर मर रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं, डॉक्टर वगैरह का सुविधा बढ़िया से नहीं, ठीक है। लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई कह रहा था ना कि अगर भगवान का कृपा हुआ तो हम बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, मतलब इतना ही भरोसा था वो सबको। बाकी डॉक्टर का तो मुंह भी नहीं देख पाते थे लोग, इतना हालत ख़राब था एकदम। नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका वह उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लिए साधारण बात थी। जब मन चाहे तब किसी के भी कन्या को जाकर अपहरण कर लिया, ठीक है, चलते चलते अपहरण कर लिया। अंग्रेज़ों का ये हाल था, मतलब ये वो सब हो गए थे इस तरह से। और जो था सामंत वर्ग यानी कि कुछ गाँव में भी बांट दिए थे कुछ मुख्य आदमी को अंग्रेज लोग, तो वही सब सामंत वगैरह था, ठीक है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अब अपहरण उनके लिए तो साधारण बात थी, और अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था इसी कारण से कि कहीं कोई उठा के ले ना जाए, इस तरह से मतलब, ठीक है। बेगम में रक्षिताओं की अगणित संख्या होते हुए भी यह लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके घर में खुद ही इतना सारा बेगम थी, मतलब कि एक राजा की कन्या मतलब कि पत्नी इतने सारे थी, 4-5 मतलब 13-12 इस तरह से। फिर वो लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। इनके इशारे पर लोगों के भाई का निर्णय करते थे। अगर बोल देता था वेश्या लोग कि इसको मार दो तो मार देते थे, इसको रहने दो तो रहने देते थे, इस तरह से मतलब हालत कितना ख़राब हो गया था, ठीक है। अब धार्मिक परिस्थिति देखते हैं फ्रेंड्स, धर्म का क्या स्थिति था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी। सांस्कृतिक अवस्था कैसे ठीक रह सकती है आखिर, ठीक है, बहुत ही हालत ख़राब था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था। हिंदू और इस्लाम जो थे संस्कृतियों में निकटता आ रही थी, ठीक है, कुछ मेल मिलाप ज़्यादा हो रहा था, उपक्रम हो मतलब कि वो दोनों के, लेकिन औरंगजेब की जो कट्टरता थी उसके कारण ये फिर से समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था, उनकी पीठाधीश्वर राजाओं और श्रीमान को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोज़ा आदि के यथावत चालन को ही धर्म समझने के कारण आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिससे व्यक्ति के संस्कार में उदारता आती है, ठीक है। बढ़िया संस्कार तो आ नहीं रहा था, ठीक है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे। केवल ब्रह्म आचरण ही धर्म पालन रह गया था, बस इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए कमेंट करके, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, तो हमको भी बढ़िया लगेगा। और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए बनाए चैनल, आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।